दोस्तों 19 मई 2024 ईरानी एयर फोर्स का हेलीकॉप्टर ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर के करीब मशरकी आज़रबाईजान के सूबे वर्ज़कान और तब्रेज़ शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार? क्या ये कोई हादसा था या साजिश? अगर साजिश थी तो इस साजिश में कौन कौन लोग मुलव्वस थे? ईरानी मीडिया इस तमाम वाक़ये के बारे में क्या रिपोर्ट करता है? इसके अलावा ईरानी सदर की वो कौन सी ख्वाहिश थी जो अपने ज़िंदगी लेकर वो इस दुनिया से चले गए? इन तमाम सवालात जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। शुरू करें। दोस्तों सबसे पहला सवाल, इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन लोग सवार? ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, उसके साथ ईरान की वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला अलहान, आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमदी, तबरेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम और इसके अलावा सदर के ईरानी सदर के सिक्योरिटी के स्टाफ मेंबरान और जो पायलट स्टाफ। कुछ ईरानी सदर आज़रबाईजान की जानब से दावत पर ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर पर तामीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के इफ्तिताह के लिए गए। वापसी पर उनका हेलीकॉप्टर बारिश और शदीद धुंध की वजह से हादसे का शिकार हुआ, जिसमें तमाम लोग अपनी जान की बाजी हार गए जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। दोस्तों वापसी पर और जाते हुए 3 हेलीकॉप्टर का ये काफ़िला था। एक हेलीकॉप्टर इस ईरानी सदर के आगे वाली साइड पे और एक पीछे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन हादसे का शिकार एक ही हेलीकॉप्टर हुआ। दोस्तों जिस जगह ये हादसा पेश आया वो एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पर रेस्क्यू में बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। इसमें रशिया, आज़रबाईजान और आर्मेनिया की हुकूमतों ने भी रेस्क्यू के लिए तावन की पेशकश की। दोस्तों रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा ईरानी फोर्सेस को, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था और उसके अलावा मौसम की शदीद ख़राबी की वजह से इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको। लेकिन बिलाखिर वो तमाम लाशों को निकालने में कामयाब। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि हेलीकॉप्टर हादसे की वजह से तमाम लाशें जो थी वो काफ़ी हद तक जल चुकी थी, जिसकी वजह से शनाख्त में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई। दोस्तों ईरानी सदर के बारे में कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए। उनकी अहलिया ईरान की शाहद बशाती यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरार पढ़ाती। उनकी 2 बेटियां हैं। इब्राहिम रईसी 2017 में ईरान के सदारती उम्मीदवार रहे, लेकिन उन्होंने 38% वोट हासिल किए। लेकिन उसके बाद 2021 में ईरान के सदर के ओहदे पर मुंतखब हुए। जब इब्राहिम रईसी ने ओहदा संभाला तो उस वक़्त मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो समाजी बहरान था। इब्राहिम रईसी की हुकूमत ने मार्च 2023 में अपने पुराने हलीफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की। दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा सवाल जो जन्म लेता है कि क्या ये एक हादसा था या साजिश? अगर ये एक साजिश थी तो इस साजिश में कौन कौन से लोग मुलव्वस थे? ईरान के पिछले कुछ महीनों में होने वाले वाक़यात पर नज़र डालें तो ईरान की सबसे ज़्यादा कशीदगी अमेरिका और इसराइल के साथ थी। तो कहीं ना कहीं ईरानी सदर की इंतकाल का सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी को होता तो वो इसराइल को होता। लेकिन दूसरे पस मंज़र में देखें तो इस हादसे के फ़ौरन बाद इसराइली मीडिया पर इसराइली हुकूमत की जानिब से बयान चला कि उनका इस हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों लोग सोशल मीडिया पे इसको एक साजिश करार देते हुए इसराइल को इस हादसे का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। ये सवालात इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि हमास और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी पैदा हुई उसमें ईरान ने पूरी तौर पर हमास का साथ दिया। हाल ही में ईरान और इसराइल ने एक दूसरे को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाने का दावा किया था। लोग ये भी तबसरा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि काफ़िले में 3 हेलीकॉप्टर थे,
لیکن حادثہ صرف ایک ہی ہیلی کاپٹر کو پیش آیا، وہ بھی وہ ہیلی کاپٹر جس میں ایرانی صدر سوار تھی۔ دوستو، اس بارے میں اسرائیلی اہلکار یا اسرائیلی حکومت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیلی سینئر اہلکار نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسرائیل اس حادثے میں بالکل بھی ملوث نہیں۔ حقائق سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ماہرین کی بھی یہ رائے ہے کہ اسرائیل اس طرح کی غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ یہ کھلم کھلا جنگ کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ان تمام واقعات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران عالمی پابندیوں کا شکار رہا ہے، اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے جوہری پروگرام بند کرنے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے اسرائیل ایران سے خوف زدہ ہے۔ دوستو، ایک اور اہم سوال یہاں پر یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ایرانی میڈیا اور ایران کے لوگ اس بارے میں، اس حادثے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوستو، ایرانی میڈیا میں اس واقعے کو ایک حادثے کے طور پر رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور کہ یہ ایک واقعہ کسی قسم کی سازش نہیں بلکہ ایک حادثہ ہے، ایک قدرتی حادثہ۔ لیکن ایسا کہنا ان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ابھی قبل از وقت ہوگا جب تک اس کی تمام تر تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس کی آہستہ آہستہ جیسے جیسے تحقیقات مکمل ہوگی تو اس بارے میں مزید حقائق کھل کر سامنے آئیں گے کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا حادثہ ایک حادثہ تھا یا پھر سازش۔ دوستو، ایک اور اہم سوال اور ایک اور اہم بات کہ ایرانی صدر گزشتہ ماہ پاکستان کے دورے پر انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے انتہائی پیار اور محبت کا اظہار کیا، پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی حکومت سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستانی قوم سے ایک جلسے کی صورت میں خطاب کرنا چاہتے تھے، وہ پاکستانی قوم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن پاکستانی حکومت نے اور ایرانی حکومت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں۔ دوستو، اس تمام واقعے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی تب تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ حادثہ ہے یا پھر سازش، لیکن حقائق کیا بتائیں گے، تحقیقات کیا ہوں گی، یہ وقت بتائے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔